अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है कंसिडर एंड निगलेक्टेड मैटर्स इन कंपनसेशन। कि जब हुकूमत ज़मीन एक्वायर करती है तो उसके ऊपर जिस बंदे से उसने ज़मीन ली है, अगर वो उस चीज़ को एग्री नहीं करता और वो मामला जो है वो अदालत में ले जाता है, तो अदालत कौन कौन से मामलात को उस बंदे के मद्देनज़र रखती है और कौन कौन से मामलात को वो मद्देनज़र नहीं रखती, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सारा जो टॉपिक है ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो है वो हुकूमत को इख्तियारात देता है कि वो किसी भी बंदे की ज़मीन ले उस बंदे से पब्लिक पर्पस के लिए, मतलब कि कोई सड़क बनानी है, मोटरवेज हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो अवामुन्नास के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, वो पब्लिक पर्पस होता है, उसके लिए एक्वायर कर ले। या फिर किसी कंपनी के लिए अगर उसने ज़मीन एक्वायर करनी है तो उसके भी इख्तियारात ये हुकूमत को देता है। अब हुकूमत क्या करती है कि जब ज़मीन एक्वायर करती है तो वो उसके बदले में जिस बंदे से ली जाती है उसको कुछ रकम देती है, उसको कंपनसेशन कहा जाता है। वो कंपनसेशन जब ग्रांट होती है तो उसके अंदर भी कुछ मामलात हैं जो मद्देनज़र रखे जाते हैं, जैसे उसकी मालियत क्या है प्रॉपर्टी की। ये सारा कुछ जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत बयान किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन। सेक्शन 23 एंड 24 जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, वो डील करता है कंसिडर नेग्लेक्टेड मैटर से। अब आगे मीनिंग देख लेते हैं कंपनसेशन का, कि कंपनसेशन होती क्या है। बेसिकली जो ऑसबॉर्न कंसाइज लॉ डिक्शनरी है वो ये कहता है कि कोई भी पेमेंट जो की जाती है किसी नुकसान या किसी इंजरी, चोट की सूरत में किसी भी बंदे को या उसकी प्रॉपर्टी को, या फिर रिकम्पेंस, मतलब कि आपने कोई चीज़ उससे ली और उसके बदले में आपने उसे कोई चीज़ दे दी, या आपने कोई चीज़ उससे छीनी तो उसके बदले में कोई और चीज़ आपने उसको दे दी, ये सारा जो है कंपनसेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है राइट टू कंपनसेशन, के जो कंपनसेशन का जो हक है वो प्रॉपर्टी का एक ऐसा हक होता है जिसको किसी भी सूरत में हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने ज़मीन एक्वायर की है तो उसके बदले में कंपनसेशन जो है वो उसके ऑनर का हक होता है कि वो उसको मिले, और किसी भी सूरत में उसके इस हक को हम अवॉइड नहीं कर सकते, हुकूमत अवॉइड नहीं कर सकती। और वो बंदा भी इस चीज़ का हकदार होता है कि अगर हुकूमत उसे उसकी कंपनसेशन ना प्रोवाइड करे तो वो अदालत में जाके अपनी कंपनसेशन जो है वो क्लेम कर सके। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से मैटर्स अदालत मद्देनज़र रखती है जब वो कंपनसेशन को डिटरमिन कर रही होती है कि कंपनसेशन कितनी होनी चाहिए। इस चीज़ को देख लेते हैं। सेक्शन जो 23 है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, वो कुछ मामलात बयान करता है, जिसमें सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड आ जाती है कि ज़मीन जो एक्वायर की है हुकूमत ने उसकी मालियत असल में क्या है। अब मालियत जांचने के लिए वो सबसे पहले तो देखती है कि मार्केट में इस ज़मीन की जो वैल्यू है वो क्या लग रही है, फिर उसके बाद उसके साथ कोई प्रॉपर्टी जो है उसकी मालियत क्या लग रही है, या फिर कोई उसकी सराउंडिंग में कोई रिसेंट प्रॉपर्टी सेल हुई है तो उसकी मालियत क्या थी। ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। नेक्स्ट स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड ट्रीज़ आ जाते हैं। अगर जो ज़मीन एक्वायर की है हुकूमत ने, उसके ऊपर उस बंदे ने फसल लगाई हुई है, गंदम, चावल, कोई भी, या उसके दरख्त खड़े हैं आम के, अमरूद के, कोई भी कह लें, तो यकीनी बात है कि जब वो आम, अमरूद या फिर गंदम, चावल वो जब पक जाएंगे तो वो बिकेंगे और उसके पैसे जो हैं वो मालिक को मिलेंगे जिसने उसको उगाया है। तो अब अगर इस सूरत में कि जब वो फसल खड़ी है या दरख्त लगे हुए हैं और हुकूमत जो है वो ज़मीन एक्वायर कर लेती है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि फिर वो जो उसने चीज़ें उगाई हैं, जो उसने मेहनत की है, वो सारी जो है ज़ाया हो जाएं। तो ऐसी सूरत में फिर अदालत उस चीज़ों को भी मद्देनज़र रखती है जो उनकी मालियत बनती है, वो भी कंपनसेशन में ऐड कर देती है। नेक्स्ट है डैमेज बाय सेवरेंस, के अगर कलेक्टर जो है वो ज़मीन का सर्वे करने गया है और उस सर्वे के दौरान उसने वहाँ पे कोई खुदाई की है, कोई चेकिंग की है, कुछ भी किया है, और
उससे मालिक कहता है कि यार मुझे इसके सर्वे से इतना नुकसान हुआ है, इतने पैसे मेरे जो हैं वो इस ज़मीन के कम हुए हैं, तो वो पैसे भी उस कंपनसेशन के अंदर अदालत ऐड कर देती है कि लो भाई ये तुम्हारा नुकसान हुआ था, हमने तुम्हारा अब नुकसान पूरा कर दिया है। नेक्स्ट है डैमेज फॉर इंजरीज इफेक्ट अदर प्रॉपर्टी के जब कलेक्टर ने सर्वे किया है ज़मीन का, तो उस वक़्त उस सर्वे के दौरान उसकी जानिब से मतलब कलेक्टर की जानिब से उसकी ज़मीन को उसी या किसी और ज़मीन को उसकी या फिर उसकी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ है। लेट्स सपोज उसकी फसल जो है वो कटी पड़ी हुई थी, तो कलेक्टर के सर्वे से उसने कोई छानबीन की, कोई ज़मीन को चेक करना था, वहाँ से उसने फसल हटाई, कुछ भी किया जिससे फसल को नुकसान हुआ है, या उसकी कोई भेड़ बकरी जो है कैटल्स वो वहाँ पे मौजूद थी, उसके सर्वे से वो कोई एक आधी वहाँ से गायब हो गई, कुछ भी मतलब ऐसा अगर उसका कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई नुकसान होता है, या फिर अगर उसकी ज़मीन जो ले ली गई है उसके बाद उसने ज़मीन जो उसको कोई दूसरी मिली है वहाँ पे वो जो काम कर रहा है उसमें उसकी अर्निंग में कुछ फ़र्क आया है, जैसे पिछली ज़मीन पे वो फसल उगा के महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा है, अब जो नई ज़मीन पे वो गया वहाँ पे उसको लेट सपोज 1,80,000 की अर्निंग हो रही है, तो वो जो उसका अर्निंग का लॉस है वो भी इसके अंदर मद्देनज़र रखा जाता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ अर्निंग, वही बात जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको समझाई कि अगर उसकी जगह की तब्दीली की वजह से उसकी कमाई के अंदर कोई फ़र्क आता है, कोई उसको नुकसान होता है उस कमाई के अंदर, तो वो भी अदालत जो है वो उसको कंपनसेट कर देती है। फिर डिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट के अगर जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा था उस ज़मीन पे रहते हुए उसके अंदर कोई कमी आई है, कोई नुकसान हुआ है उसे, तो वो उस प्रॉफिट की कमी को भी अदालत मद्देनज़र रखते हुए उसके कंपनसेशन में उतनी रकम जो है वो ऐड कर देती है। नेक्स्ट है अवार्ड ऑफ 15% के ज़्यादा अगर कलेक्टर के अवार्ड के अंदर हम अदालत की जानिब से कोई रिलीफ मांगते हैं कि हमें ये जो अवार्ड है भाई ये हमें पूरा नहीं पड़ा, ये अवार्ड हमें समझ में नहीं आता, ये थोड़ा है, कुछ भी ऐसी अगर हम अदालत को बात करते हैं, तो अदालत वो जो ज़मीन की मार्केट वैल्यू है उसके अंदर 15% जो है वो उस मालियत का ऐड कर देती है, जिसको हम अवार्ड ऑफ 15% कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मैटर्स टू बी निगलेक्टेड बाय द कोर्ट्स के अदालतें जो हैं वो कौन कौन से मामलात को मद्देनज़र नहीं रखती जब वो ज़मीन जो है एक्वायर करने का मामला उनके पास जाता है। तो सेक्शन 24 जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट का वो इन मैटर से लिंक करता है जो अदालत मद्देनज़र नहीं रखती। उसमें सबसे पहले है डिग्री ऑफ अर्जेंसी, कि अगर ज़मीन जो एक्वायर की गई है वो कोई अर्जेंसी की सूरत में की गई है तो उसको भी अदालत जो है वो मद्देनज़र नहीं रखती। नेक्स्ट है डिसइंक्लिनेशन टू पर पार्ट विद लैंड, के ज़मीन का हिस्सा जो एक्वायर किया गया है अगर वो बंदा उससे राज़ी नहीं है जिसकी वो ज़मीन है, कि वो चाहता है कि भाई मैंने ये ज़मीन नहीं देनी, तो इस चीज़ को भी अदालत मद्देनज़र नहीं रखती कि तुम रजामंद नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये चूँकि पब्लिक पर्पज़ के लिए या कोई कंपनी के लिए ली जा रही है तो वो जो मैटर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हारी रजामंदी इसमें हम कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज कॉज बाय प्राइवेट पर्सन, के एक तो जब कलेक्टर ने सर्वे किया वहाँ पे कलेक्टर से कोई नुकसान हुआ तो उसको तो अदालत मद्देनज़र रखती है, लेकिन अगर कोई आम गुजरता हुआ आदमी को राहगीर या उसका अपना ही कोई साथी मालिक का उससे ज़मीन पे कोई नुकसान हो जाता है, कोई वो खुदाई कर देता है ज़मीन पे, कुछ भी ऐसा नुकसान, तो अदालत उसको मद्देनज़र नहीं रखती। वो कहती है भाई ये तुम्हारा ज़ाती मामला है, इससे कलेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई नहीं करेंगे, उसको हम पूरा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज लाइकली टू बी कॉज्ड, कि इसी तरह के ज़मीन की एक्विजिशन के दौरान या फिर वो ये कहे कि अगर मेरी ज़मीन आप एक्वायर करेंगे, हुकूमत मेरी ज़मीन मुझसे लेगी तो मुझे कोई फ्यूचर में आने वाला कोई नुकसान ये हो सकता है, डैमेज लाइकली टू बी कॉज, के मुझे कोई भी नुकसान जो है वो हो सकता है, ऐसा मत करें, मुझसे ज़मीन ना लें, तो इस चीज़ को भी अदालत मद्देनज़र नहीं रखती। अदालत कहती है कि भाई तुम्हें नुकसान हुआ तो नहीं ना, होने का ख़तरा है, उसको हम क्या करें, हुआ नहीं है इसलिए हम इस चीज़ की भरपाई तो मैं पहले तो दे ही नहीं सकते।
फिर आगे इंक्रीज इन वैल्यू के हुकूमत ने लेट सपोज 1 महीना पहले उसको नोटिस दिया कि हम तुम्हारी ज़मीन जो है वो एक्वायर करने लगे हैं। उस वक्त उस ज़मीन की मालियत थी 2 लाख रुपए। अब जब वो ज़मीन लेने आए, कलेक्टर जो है उसका पोजेशन लेने आया आपसे, तो आपने कहा भाई उस बात को तो महीना गुजर गया है, तुम जब मेरे पास कब्जा लेने आए उस वक्त तो मालियत 2 लाख और 20 हज़ार हो चुकी है, तो मेरा 20 हज़ार का नुकसान हो रहा है। तो अदालत इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखती। वो कहती है कि जब हुकूमत ने तुम्हें नोटिस दिया उस वक़्त जो उसकी मालियत थी वही मालियत हम कंसिडर करेंगे, उसके अंदर कोई भी इंक्रीज़ हुआ है तो उसको हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे। फिर आगे है इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एनी अदर लैंड, के उसी तरह ही कि जो ज़मीन एक्वायर की जा रही है उसकी सराउंडिंग में कोई ज़मीन या उस बंदे की कोई और ज़मीन जिसमें उसकी मालियत में कोई इजाफा हुआ हो, तो वो ये क्लेम करे कि सर वो साथ वाली ज़मीन जो है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, मेरी में भी इंक्रीज़ हुआ है, तो इस चीज़ को भी अदालत जो है वो मद्देनज़र नहीं रखती। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट विदाउट सेंक्शन, कि जब हुकूमत ने नोटिस दे दिया कि हम भाई आपसे ये ज़मीन जो है वो अगले महीने एक्वायर कर लेंगे, अब उस नोटिस की डेट से लेकर उस एक्विजिशन की डेट के अंदर अगर वो लैंड ओनर जो है वो ज़मीन के ऊपर कोई भी इम्प्रूवमेंट करता है, वहाँ पे कुआं लगा ले, वहाँ पे फसल उगा ले, कुछ भी फटाफट से कर ले कि मैं इसको इम्प्रूव कर लूँ ताकि मुझे जो है ज़्यादा पैसे मिल जाएं, तो अदालत इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखती। अदालत कहती है कि जब हमने तुम्हें नोटिस दे दिया, हुकूमत ने तुम्हें नोटिस दे दिया कि हम तुमसे ये ज़मीन ले लेंगे, तो उसके बाद अगर तुमने कुछ भी किया है वो तुमने अपनी मर्ज़ी से किया है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्कोप ऑफ सेक्शन 24। जो सेक्शन 24 है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, वो उन तमाम मामलात को बयान करता है जो मद्देनज़र नहीं रखे जाते जब कंपनसेशन की जो अमाउंट है उसको डिटरमिन किया जा रहा होता है कि कितने पैसे जो हैं वो लैंड ओनर को हम बदले में देंगे जब उससे ज़मीन जो है वो एक्वायर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल लेट डाउन इन सेक्शन 24 के सेक्शन 24 के अंदर क्या असूल जो है वो बयान किए गए हैं। सेक्शन 24 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का बयान करता है कि अगर एक पार्टी जो है वो कलेक्टर को कहे कि मुझे तुम भाई इतने पैसे दे दो, उसके बाद वही पार्टी अदालत में जाके फिर उस क्लेम को बढ़ा नहीं सकती। कलेक्टर के पास उसने 2 लाख रुपए मांगे और अब वो अदालत में जब केस फाइल कर रही है तो वो कहे जी मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकती। और इसी तरह ही अगर कलेक्टर ने उसे 2.5 लाख रुपए का अवार्ड दे दिया है लेट सपोज, तो अब अदालत उस अवार्ड को कम नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं होगा कि उसने 2.5 लाख का दिया तो अदालत ने उसको 2 लाख रुपए पे रिड्यूस कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। सेक्शन 24 जो है वो ये भी बयान करता है कि अदालत ने उन बाउंड्रीज़ के अंदर, उन लिमिट्स के अंदर रहकर काम करना है, डिलीवर करना है अवार्ड जिस हवाले से कलेक्टर ने जो है वो अवार्ड दिया होगा पहले से। नेक्स्ट हेडिंग है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ सेक्शन 24 के सेक्शन 24 की जो कंडीशंस हैं उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। सबसे पहले जो है वो सेक्शन 9 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, वो कहता है कि आपने पार्टी को नोटिस जो है वो मुहैया करना है, नोटिस देना है कि हम तुमसे जो है ये ज़मीन एक्वायर करना चाह रहे हैं। फिर है रिफ्यूज़ल टू मेक क्लेम के जब उसको नोटिस दिया गया है तो उसने अगर आगे से इनकार किया है तो वो अपने इनकार की अगर कोई सफिशेंट रीज़न बयान नहीं कर सका कि मैं इस अवार्ड से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हूँ और वो उस चीज़ की कोई प्रॉपर रीज़न जो है वो बयान नहीं कर पाता अदालत को, तो फिर होगा ऐसे कि जो कलेक्टर ने अवार्ड दिया होगा अदालत फिर उस अवार्ड को जो है बढ़ा नहीं सकती। अगर तो वो सेटिस्फाई कर दे अदालत को कि सर ये मसला है, इस वजह से मैं इस अवार्ड के साथ सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो फिर अदालत अपनी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से उसका जो अवार्ड है वो बढ़ा सकती है, अदरवाइज़ वो नहीं बढ़ाएगी। फिर देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। इसमें केस लॉ है PLD 1983 का लाहौर, पेज नंबर 578 पे, कि जो मालियत है ज़मीन की वो देखी जाती है ओपन मार्केट के अंदर उस वक़्त के हिसाब से जब वो ज़मीन जो है एक्वायर करनी होती है।
फिर आ जाएंगे मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के, किस तरह जो है हम लैंड ओनर को पैसे दे सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। हम उसे डायरेक्ट पेमेंट दे सकते हैं, कोई ऑर्डर ऑन ट्रेजरी कर सकते हैं, मनी ऑर्डर दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, या ट्रेजरी को जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट पे कंक्लूजन आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। पे जाते जाते गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी कोई भला हो सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।